हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 5 के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था हान ग्योल के काले कारनामे सामने आ चुके थे, जो उसने रूमी को बहुत बुरी तरीके से फंसाया था झूठी कंट्रोवर्सी में। और इस वजह से हान ग्योल को बहुत ज्यादा गंदी हेट मिल रही होती है उसकी ऑडियंस से। मतलब सच में यार, आप लोग किसी भी क्रिएटर को उसकी औकात याद दिला सकते हो, उसे याद दिला सकते हो वो जो कुछ भी है उसकी ऑडियंस की वजह से है, क्योंकि ऑडियंस उसको देखती है। और इसी हेट की वजह से हान ग्योल झूठा मूठा नाटक करती है एक पुल से कूदने का, ताकि वो अपनी ऑडियंस की सिंपैथी बटोर सके। लोगों को इसको देख के दया भी आती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसको बोलते हैं भाड़ में जा कुतिया, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के हान ग्योल का भी मत्था सनक जाता है और वो पानी में कूद जाती है खुद को निपटाने के लिए। और रूमी और उसका भाई जो उसको बचाने के लिए आ रहे थे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन आखिर हान ग्योल इतनी बुरी लड़की बनी कैसे, इसके पीछे कहानी क्या है, ये जानने के लिए हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जब ये लोग छोटे थे। हान ग्योल का बड़ा भाई वेंगक, उसको बचपन से ही हमेशा फोटो खींचने का शौक था, क्योंकि फोटोज अच्छी यादों को हमेशा खुद में समेट लेती हैं। इन दोनों बच्चों की जिंदगी कुछ हद तक नॉर्मल चल रही थी, लेकिन इनकी माँ को फोटोज खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक टूटी हुई डॉल की तरह थी जो अपने पति से हमेशा बहुत ज्यादा मार खाया करती थी। और एक औरत जो अपने बच्चों का ध्यान रखती है और पति से मार खाती है, उसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब होती है। और मार खाने के बाद सूजे हुए मुंह के साथ कौन ही फोटो खिंचवाना चाहेगा। वेंगक की माँ तो खुद को शीशे में भी ठीक से देख नहीं पाती थी। लेकिन इन लोगों की लाइफ अच्छी होती अगर इनका बाप इनके साथ ना होता, क्योंकि उसका बाप ही दारू पी के उसकी माँ को मारा करता था। और सच में ऐसे लोग जो दारू पी के ऐसी हरकतें करते हैं वो समाज के सबसे निचले स्तर के लोग होते हैं, जो अपनी गलतियों की वजह से एक ऐसे चेन रिएक्शन की शुरुआत कर देते हैं जो काफी आगे तक जाएगा, उनके जाने के बाद भी वो चलता जाएगा। ऑब्वियसली ऐसी जिंदगी से वेंगक की माँ बहुत ज्यादा दुखी और डरी हुई होती है। इसलिए वेंगक अपनी मदर को कहता है, आप फादर को छोड़ के चले क्यों नहीं जाते, आप उनके साथ रहते क्यों हो। लेकिन इन लोगों की दिक्कत सिर्फ वो बेवड़ा आदमी नहीं होता, दिक्कत एक और होती है और वो है गरीबी। और गरीबी की ही वजह से अगर वेंगक की मदर भाग के कहीं जाती भी है तो कहाँ जाएगी, उसके पास पैसे भी नहीं है। लेकिन अगर वो फिर भी भागती है तो भी वो अपने दो बच्चों को उस बेवड़े के साथ नहीं छोड़ सकती, और ना ही अपने दोनों बच्चों को साथ लेके भाग सकती है, क्योंकि वो उनका ध्यान नहीं रख पाएगी। क्योंकि भले ही वेंगक का बाप बेवड़ा हो, लेकिन कुछ तो पैसे वो कमाता ही है, जिस वजह से ये लोग रोज खाना खा पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवड़ा अपनी बीवी के साथ ऐसा अत्याचार करे। वेंगक की मदर वेंगक को ये सारी बातें नहीं बताती जो मैंने आपको बताई है। वो सिंपल से बोलती है कि मैं भाग के क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। और अगले ही सीन में वेंगक की मदर इन अत्याचारों से टूट जाती है। उन्होंने खुद को लटका लिया होता है और दोनों बच्चे देख रहे होते हैं, मतलब बाद में आए होंगे वहाँ पे। बेचारी हान ग्योल तो इतनी ज्यादा छोटी होती है कि उसे समझ भी नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी माँ की गर्दन पहले से इतनी लंबी क्यों लग रही है। वेंगक गम के सागर में डूब चुका होता है, लेकिन अपने गम को साइड करके वो ग्योल की आंखों को बंद करता है, क्योंकि ग्योल ये सब कुछ नहीं देख सकती और उसे देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब इन लोगों की माँ कभी भी वापस नहीं आने वाली। लेकिन जाते जाते वो थोड़े से पैसे टेबल में छोड़ गई होती हैं, जिस पर लिखा होता है कैसे भी करके तुम जीना। लेकिन मुझे हैरानी तो तब हुई जब वेंगक की मदर के फ्यूनरल में भी उनकी कोई फोटो नहीं थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पति ने उन्हें फोटो खिंचवाने लायक कभी छोड़ा ही नहीं। इस चीज से वेंगक दुखी और गुस्सा दोनों था, इसलिए गमले से अपने बाप का सर फोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन ये दोगला बाप जिसने जीते जी अपनी बीवी की परवाह नहीं करी, अभी फूट फूट के रो रहा होता है। ऐसी कंडीशन में वेंगक अपने बाप को पहली बार देख रहा होता है। वो गमले से इसका सर तो फोड़ना चाह रहा होता है, लेकिन उसके हाथ हिल नहीं रहे होते, क्योंकि इन बच्चों की माँ तो चली गई है, और अगर अब बाप भी चला जाएगा तो इन बच्चों का क्या होगा, ग्योल का क्या होगा। इन्हीं बातों को सोचते हुए वेंगक अपने बाप का सर नहीं फोड़ता। लौंडा बहुत स्ट्रांग था, सोच रहा था जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी संभाल लेगा, अपनी छोटी बहन का ध्यान रखेगा। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से वापस आता है तो देखता है उसकी छोटी बहन का भी वही हाल हुआ है जो उसकी माँ का हुआ था, यानी कि इनके बेवड़े बाप ने नशे में अपनी बेटी को भी मारा, जो अभी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती है, या फिर कम से कम उम्र तो वही वाली है। और इतनी छोटी सी बच्ची को तो पता भी नहीं होता कि इस चीज पे रिएक्ट कैसे करना है। उसने बस अपनी माँ को ऐसे देखा था, इसलिए कहती है, ओपा क्या मुझे भी अब मर जाना चाहिए, जो माँ के साथ हुआ था वो ही मेरे साथ होना चाहिए। इस समय वेंगक को एहसास होता है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, यानी कि उसका बाप कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए गुस्से में वेंगक अपने बाप को निपटा देता है। उसके हाथ में जो हथौड़ा होता है उसमें से खून टपक रहा होता है। वेंगक अपनी बहन को कहता है, ग्योल
मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसके अगले सीन में अदालत में वैंगक की सुनवाई होती है, जहाँ पे उसे 6 साल के लिए जुवेनाइल प्रिजन भेज दिया जाता है। यॉल इस चीज से काफी दुखी होती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वैंगक पहुंच चुका होता है दरिंदों की दुनिया में, जहाँ बड़े बड़े अपराधी पहले से मौजूद होते हैं। इन दरिंदों को पता होता है वैंगक यहाँ पे अपने बाप को मारने के इल्जाम में आया है, और ये दरिंदे खुद को किसी जज से कम नहीं समझते, इसलिए सारे मिलकर वैंगक को सजा देने की कोशिश करते हैं। वैंगक की जिंदगी शुरुआत में तो यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी रही होगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो यहाँ सीखता है कैसे सरवाइव करना है। वैसे भी उसकी माँ ने जो आखिरी मैसेज इसको लिखा था नोट पे, वो यही था, जियो कैसे भी। और अब वैंगक जेल के अंदर इतना खतरनाक बॉक्सर बन चुका होता है कि अकेले ही काफी सारे बंदों को पेल के रखता है, और उसने ऐसी नर्क जैसी जगह में भी खुद को जिंदा रखा, इतने अत्याचार सहे। उसने ये सब करा क्योंकि उसकी एक छोटी बहन है जिसके लिए उसे जीना है, लेकिन साथ ही साथ में उसे ऐसा भी महसूस हो रहा होता है कि उसकी छोटी बहन ने उसको धोखा दे दिया है। इसलिए गुस्से में ग्योल की फोटो को दबा के कहता है खुद से, तुम्हारा भाई इतने बुरे हालातों में जी रहा है, लेकिन तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। मैंने जो कुछ भी करा सब तुम्हारे लिए करा, लेकिन एक बार भी तुमने आना यहाँ पे सही नहीं समझा। क्या तुम्हें इस बात की खुशी हो रही है कि तुम्हारा बड़ा भाई अब तुम्हारे साथ नहीं? हाँ, वैसे भी तुम अपने बड़े भाई को अब बड़ा भाई क्यों ही मानोगी? मैं तो एक क्रिमिनल हूँ, है ना? तुम्हें लगता है मैं हमारे पिता से अलग नहीं हूँ? मैं भी वैसा ही हूँ। शिट, अब मुझे अफसोस हो रहा है, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए करा मुझे नहीं करना चाहिए था। इसलिए वैंगक ने हान ग्योल की फोटो भी जला दी होती है गुस्से में। इसके अप्रॉक्स 2 साल बाद वैंगक जेल से आजाद हो जाता है पेरोल में। बाहर बर्फ पड़ रही होती है, लेकिन भाई के पास गर्म कपड़े भी नहीं होते। और इसी दिन जो कुछ और लौंडे जेल से आजाद हुए होते हैं, उनके घर वाले उनसे मिलने आए होते हैं, उन्हें लेने आए होते हैं, ताकि जेल से बाहर आते ही उन्हें गर्म कपड़े दें, उन्हें खाने के लिए टोफू दें, क्योंकि कोरिया में जब कोई जेल से आजाद होता है तो उसको टोफू खिलाने का रिवाज है, ताकि वो अपनी एक अच्छी नई शुरुआत कर सके। वैंगक एक गहरी सांस लेता है और ग्योल को ही गाली दे रहा होता है, क्योंकि उसके पास ना गर्म कपड़े हैं, ना फैमिली है, ना टोफू है। बट भाई फिर भी स्ट्रॉन्ग लौंडा है, जमीन से थोड़ी सी बर्फ उठाता है और टोफू की जगह उसे ही खा लेता है अकेला। और जब अपने घर पहुंचता है तो बाहर से ही चिल्लाते हुए ग्योल को कहता है, ग्योल साली तू है कहाँ पे? मैं इतने टाइम तक जेल में था, तूने वहाँ एक बार भी आना सही नहीं समझा? लेकिन जैसे ही वो ग्योल को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ग्योल भी यहाँ पे कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी रही थी जो इससे मिलने आती। सच्चाई तो यह है, जब वैंगक जेल गया था तो ये बस एक एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट, जिसका वैंगक के बाद इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। इसको नहीं पता जिया कैसे जाता था, इसलिए पिछले 2 सालों से ये इतनी गंदी जिंदगी जी रही थी जो किसी को इमेजिन भी नहीं करनी चाहिए खुद के लिए। इसके कमरे में बात करने के लिए लोग नहीं, बल्कि कूड़े का पहाड़ होता है। और यार, इस बच्ची को तो खाना बनाना भी नहीं आता होगा, फिर भी ये जैसे तैसे करके जी, और ये जी ली, यही बहुत बड़ी बात है। अब वैंगक को एहसास होता है उसकी बहन तो उससे भी बुरी जिंदगी जी रही थी, या फिर ये कहना सही रहेगा वो जी नहीं रही थी, वो यहाँ पे मर रही थी। ये देख के वैंगक के आंसू आ जाते हैं और ग्योल को कहता है, ग्योल तुम्हें क्या हुआ? ये किसने करा? ओपा प्लीज कल मेरे स्कूल आ जाना। वहाँ सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं, लेकिन आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? आखिर आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? ये दोनों ही भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत ज्यादा रोते हैं। लेकिन इसके बाद वैंगक खुद को और अपनी बहन को संभालता है। वो ग्योल को बॉक्सिंग सिखाता है ताकि वो खुद की रक्षा कर सके और किसी भी कीमत में सरवाइव करना सीख सके, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और प्रेजेंट टाइम पे जो वो यूट्यूबर्स के ऊपर झूठे इल्जाम लगा के व्यूज बटोर रही थी ताकि पैसे कमा सके, वो ऐसी इसलिए बनी क्योंकि वैंगक ने ही उसे सिखाया था हर स्थिति में सरवाइव करना है कैसे भी। लेकिन जो वो दूसरे यूट्यूबर्स के साथ गलत कर रही थी, वैंगक उसे बोलना चाहता था ये सब कुछ गलत है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो उसकी बहन उसको छोड़ के जा सकती थी। इसलिए जब हॉबिन ने इन लोगों का भांडा फोड़ा था तो वैंगक को अंदर से खुशी हुई, क्योंकि अब ये सब कुछ बंद होने वाला था उसके मुताबिक। लेकिन चीजें वैंगक के लिए और ज्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि ग्योल पुल से कूद गई। ब्रिज के ऊपर से वैंगक ग्योल को चिल्ला रहा होता है, ग्योल आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? लेकिन ग्योल पानी में गिर चुकी होती है और हॉबिन लोग भी वहाँ पहुंच चुके होते हैं, जो वैंगक को नीचे कूदने से रोक रहे होते हैं। लेकिन ग्योल जो पानी में कूदी है, उसकी सरवाइव करने की इच्छा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि खुद को निपटाने का उसका कोई इरादा नहीं होता, और तैर के साइड की तरफ आते हुए चिल्ला के बोल रही होती है खुद से, सालो हरामजादो, तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगी? हाँ, मैं तो बस कूदने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन ये साले पीछे ही पड़ गए। अगर चला ये भी कोई जिंदगी है, लेकिन हान ग्योल नहीं मरेगी। ये लोग जितना सोचते हैं हान ग्योल उससे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन पानी में कूदने की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अबे साला, मैं कब से तैर रही हूँ, जमीन क्यों नहीं आती? और एट लास्ट ये तैरते तैरते जमीन में पहुंच जाती है और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। हॉबिन लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और रूमी इसको कहती है,
तु, तुम ठीक हो ना? हान ग्योल को देख के रूमी अभी रो रही होती है। हॉबिन उसे चुप करा रहा होता है, लेकिन रूमी कहती है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि अगर मैं इसको गिरते हुए बचा लेती तो मेरे को 100 मिलियन व्यू मिल जाते। मतलब यार क्या लड़की है ये, इसको व्यूज से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं। और यार गलती से कोई यूट्यूब क्रिएटर मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, भाई अब जो भी हो कभी भी व्यूज के लिए इतना मत गिरना। खैर ग्योल जंगली बिल्ली की तरह अपनी जगह पे उठती है और काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन इतने में ही उसकी नजर पड़ जाती है हमारी प्यारी बत्तख पे, इसलिए अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा के यहाँ से चुपचाप निकल जाती है। ये देख के हॉबिन कहता है, हे ग्योल क्या वो तुम्हें देख के गई यहाँ से? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इस सबसे मैं इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहा हूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं ग्योल और वेंगक की जिंदगी अब थोड़ी बहुत सही चल रही होती है। ग्योल वेंगक के पीछे बैठ के उसको कहती है, ओपा क्या आप लड़कियों को भी मारते हो? ना अभी तो नहीं मारता। साथ ही साथ में वेंगक अपने मन में बोल रहा होता है, हमें जीना था इसलिए हमें पैसे कमाने और इसीलिए हमने यूट्यूब की स्टार्ट करी थी। इसके अगले सीन में वेंगक गुस्से में शोंगजुन के सामने खड़ा होता है और कहता है, वो इंसान जिसने हमें यूट्यूब दिया वो तुम थे। मैंने तुम्हें बड़ा भाई माना और तुम्हें फॉलो करा। वैसे भी वेंगक और ग्योल का यूट्यूब करियर खत्म हो चुका है। एक तरीके से वो यहाँ पे इससे शिकायत करने आया है, इसलिए शोंगजुन कहता है, तू किसी का टारगेट बन गया और अब मेरे पास आ गया। क्या ऐसा करना एक रिवाज बन चुका है? तू इस दुनिया में जीना चाहता था और मैंने बस तुझे सिखाया तू ऐसा कैसे कर सकता है। जब तू पैसे कमा रहा था तब तो तुझे मेरी याद नहीं आई और अब तू हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहा है। मैंने ये पहले भी सोचा था। मैं तुम्हारा इस चीज के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैंने दूसरे यूट्यूबर्स को टारगेट करा, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। भले ही तूने मेरी मदद करी थी, लेकिन मैंने एक बात तुझे क्लियरली बोल दी थी, मेरी बहन को छुइयो भी मत, उसे कुछ नहीं होना चाहिए और तेरी वजह से अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। शोंगजुन वेंगक को याद दिलाता है इनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर एक्सजे कंपनी का कोई यूट्यूबर एक्सजे कंपनी को किसी भी तरीके से डैमेज करता है तो उसका यूट्यूब चैनल एक्सजे कंपनी का हो जाता है। और क्योंकि अब वेंगक लोगों के पास उनका चैनल नहीं तो अब ये शोंगजुन के किसी काम के नहीं। शोंगजुन सीधा बोल देता है इसको। वेंगक को अभी रिग्रेट हो रहा होता है कि काश मैं इस इंसान से जेल में ना मिला होता, यानी कि जिस जेल में वेंगक था वहाँ पे शोंगजुन भी था। खैर गुस्से में शोंगजुन के एक पंच मारते हुए वेंगक कहता है, तू सच में बहुत ज्यादा बेकार इंसान है। शोंगजुन बहुत ही इजीली इस पंच को डॉज करके इसका कॉलर पकड़ के इसको जमीन में पटक देता है और कहता है, इस बार कोई अच्छी जॉब करियो ताकि अपनी छोटी बहन को खाना खिला सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक इवेंट का सीन जिसका नाम होता है के स्टार। इस इवेंट में काफी सारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स को इन्वाइट करा गया होता है और उनको देखने के लिए उनकी ऑडियंस यहाँ भी आई होती है। और अगर सोशल मीडिया क्रिएटर्स यहाँ आए हैं तो हॉबिन भी यही होता है। ये लोग यहाँ आके काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ऐसे किसी इवेंट में ये पहली बार आ रहे होते हैं और यहाँ पे इन्हें अपना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी कंटेंट भी शूट करना है जो अब तक इन्होंने किसी को बताया नहीं। इतने में हॉबिन के कुछ फैन यहाँ पे आ जाते हैं जो उसे एक तरीके से तंग कर रहे होते हैं। वो नोटों को इसके कान, नाक और कपड़ों के अंदर डाल देते हैं, लेकिन हॉबिन को इससे काफी मजा आता है क्योंकि उसे पैसा कैसे भी मिले उसे अच्छा लगेगा। लेकिन इस इवेंट में जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड बंदा होता है वो होता है शोंगजुन। इसे काफी सारी लड़कियों ने घेर रखा होता है, इसके साथ सेल्फीज वगैरह क्लिक कर रही होती है और हॉबिन लोग ये सब कुछ छुप के देख रहे होते हैं कि एक 5 मिलियन वाले क्रिएटर का ऑरा ही कुछ अलग होता है, उसके काफी सारे फैंस होते हैं। लेकिन शोंगजुन को जिन लड़कियों ने घेरा होता है वो ये नोट कर लेती है कि शोंगजुन के गाल पे एक कट लगा हुआ है। वो पूछती है ये कैसे लगा? शोंगजुन जवाब देता है, अरे कुछ नहीं, वो कुत्ते ने खरोच मार दी थी मेरे। लेकिन हॉबिन के कुछ सब्सक्राइबर्स को ये देख के डाउट हो रहा होता है ये तो किसी फाइट का निशान लग रहा है। अभी हॉबिन लोग अभी उस कंटेंट की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे जो उन्हें बनाना है। इतने में ही शोंगजुन उनको देख लेता है। लड़कियां शोंगजुन को कहती हैं आखिर वो कौन है? शोंगजुन बताता है वो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है। ये सुन के लड़कियां हॉबिन को भी घेर लेती हैं। हॉबिन दिखा तो ऐसे रहा होता है जैसे उसे पसंद नहीं आ रहा कि इतनी सारी लड़कियों ने उसे घेर लिया है, लेकिन जब वो उसके गाल खींचती है तो ये खुश हो जाता है। लेकिन इस कतई एक नंबर के दोगले इंसान को बत्तख हाथ पकड़ के खींच लेती है और कहती है यहाँ से चलो, हमें अपने कंटेंट की तैयारी करनी है। ये सुन के शोंगजुन खुद से कहता है आखिर इसे ऐसा कौन सा जरूरी कंटेंट बनाना है। इसके अगले सीन में बत्तख और हॉबिन सॉफ्टी खाते हुए चल रहे होते हैं और स्नैपर गया होता है किसी अच्छे से स्पॉट को ढूंढने के लिए जहाँ से वो अपने कंटेंट की शूटिंग कर सकता है। लेकिन हॉबिन को तो इस बात की चिंता होती है जो उसने मेंढक वाला हेयर बैंड लिया है वो चमक नहीं रहा है, बल्कि उसने तो इस हेयर बैंड के लिए 1000 वॉन ज्यादा दिए थे क्योंकि ये चमकना चाहिए था। ये लोग ऐसे ही फालतू की बातें करते हुए चल रहे होते हैं। लेकिन बत्तख आसपास के माहौल को एनालाइज कर रही होती है। वो देखती है यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है और ये भीड़ है कपल्स की, यानी कि खुलेआम फंटूबाजी चल रही होती है। और ना सिर्फ नॉर्मल लोग बल्कि स्टूडेंट्स भी कपल्स की तरह घूम रहे होते हैं यहाँ पे। बत्तख को याद आता है वो भी तो अभी एक लड़के के साथ है, साथ में वो सॉफ्टी खा रहे हैं, इसलिए ये भी कुछ ऐसा ही है जैसे ये डेट में होंगे। लेकिन
जब वो हॉबिन को देखती है तो हॉबिन बहुत ही घिनौने तरीके से आइसक्रीम यानी कि सॉफ्टी को चाट रहा होता है और उसके बावजूद भी ग्योल को ये अच्छा लग रहा होता है। लेकिन हॉबिन अपने आइसक्रीम लगे मुंह के साथ बत्तख को देखता है और कहता है, अरे ग्योल, 1 मिनट रुको जरा, मैं तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा देता हूँ। मतलब साला जब लोग डेट में होते हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे से कुछ ऐसी चीज हटाते हैं जो फालतू की लगी हुई होती है, लेकिन ये आइसक्रीम लगा देता है खुद ग्योल के मुंह पे। कोई नॉर्मल लड़की होती इतने में तो इसके चांटा पड़ जाता, लेकिन ग्योल इससे भी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, हॉबिन ऐसा मत करो, हम अभी स्टूडेंट हैं। लेकिन इतने में ही इनके बगल से कुछ लड़कियां भागती हुई जा रही होती है क्योंकि अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। हॉबिन का ध्यान बिल्कुल भी ग्योल की तरफ नहीं होता और बेवकूफों की तरह कहता है, अरे अभी आइसक्रीम खाने का वक्त नहीं है, हमें स्नैपर को ढूंढना होगा। लेकिन ग्योल अब भी हल्की सी आवाज में बोले जा रही होती है, हम अभी भी स्टूडेंट हैं। लेकिन हॉबिन इसका हाथ पकड़ के खींच देता है और कहता है, अरे चल ना, कंटेंट बनाने का वक्त आ चुका है। और ग्योल को रियलाइज होता है भले ये एक डेट हो या ना हो, जो भी है ये अच्छा है। इसके अगले सीन में इस इवेंट का एक स्टाफ का बंदा शोंगजुन को बोल रहा होता है सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और स्नैपर ने एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली होती है जहाँ से वो अपने कंटेंट को शूट कर सकता है। लेकिन अब तक भी हॉबिन की ऑडियंस को नहीं पता होता आखिर इनका कंटेंट है क्या। खैर अगले सीन में अवार्ड सेरेमनी फाइनली स्टार्ट हो चुकी होती है और यहाँ पे अवार्ड मिलने वाला होता है उस यूट्यूबर को जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। काफी सारे लोगों को तो पहले से पता होता है वो अवार्ड किसको मिलने वाला है, लेकिन हॉबिन अब भी पागलों की तरह अपने मेंढक वाले हेयर बैंड में मारे जा रहा होता है क्योंकि वो जल नहीं रहा, शाइन नहीं कर रहा। इसके बाद आज की होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहती है, वक्त आ चुका है मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर अवार्ड को रिवील करने का। ये अवार्ड जाता है यूट्यूबर शोंगजुन निम को। कांग्रेचुलेशन सर। इसमें शोंगजुन को भी बिल्कुल हैरानी नहीं होती क्योंकि उसको पहले से पता होता है उसने ही जीतना है। काफी सारी तालियों के बीच वो स्टेज में चढ़ता है। होस्ट उससे पूछती है कि आपको आइडिया था कि आप ये अवार्ड जीतने वाले हो। शोंगजुन जानबूझ के हम्बल बनते हुए कहता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये अवार्ड जीतूंगा। शोंगजुन इसके बाद माइक में सबको थैंक्स कहता है। लड़की होस्ट उसकी काफी सारी तारीफ करती है और उसकी हॉबीज पूछती है और हॉबीज में शोंगजुन बताता है कि उसकी हॉबीज है यूट्यूब की वीडियो देखना और यूट्यूब में वो देखता है हाउ टू फाइट चैनल की वीडियो। लोग हैरान होते हैं इतना बड़ा यूट्यूबर हाउ टू फाइट की वीडियो देखता है जिसके 500,000 सब्सक्राइबर हैं। इसलिए हॉबिन को भी स्टेज में बुला लिया जाता है और होस्ट सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवा रही होती है। इससे हॉबिन की ऑडियंस में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन हॉबिन ने रियल में अपने सामने कभी भी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था, इसलिए काफी ज्यादा हकलाते हुए कहता है, हेलो, हाउ टू फाइट चैनल मेरा ही है और आज का जो मेरा कंटेंट है उसके लिए मुझे काफी सारे लोग चाहिए थे। हॉबिन, आखिर तुम किस कंटेंट की बात कर रहे हो? हॉबिन लड़की को कहता है, होस्ट दीदी मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्या मैं यहाँ पे अपना कंटेंट दिखा सकता हूँ? तुमने ये काफी अचानक से बोला है लेकिन हमारे पास काफी वक्त है, तुम कर सकते हो। क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? हाँ हॉबिन, इतने ज्यादा नर्वस मत हो, सबसे पहले शांत हो जाओ। तो 5 लाख सब्सक्राइबर वाले हाउ टू फाइट, तुमने आज के लिए क्या कंटेंट की तैयारी करी है? अभी सबके मन में सवाल चल रहा होता है कि ये क्या दिखाने वाला है। हॉबिन भी काफी ज्यादा नर्वस होता है लेकिन उसके बावजूद भी कहता है, तो ठीक है, आज हम इंसानी कचरे यूट्यूबर शोंगजुन को टारगेट बनाने का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। और ये तो बिल्कुल सबके लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन हॉबिन आखिर ये कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए हम एक थोड़ा सा पुराना सीन देखते हैं जब हॉबिन अपनी टोली के साथ चल रहा होता है और के स्टार इवेंट की बातें कर रहा होता है और बत्तख लोगों को बोल रहा होता है उस इवेंट में मेरा कोई भी काम नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके साथ के नमूने इसको कहते हैं तुझे वहाँ पे जाना चाहिए ताकि तू वहाँ पे नए नए कनेक्शंस बना सके नए यूट्यूबर्स से। हॉबिन जवाब देता है, अब वो दरअसल बात यह है कि मैं इतनी आसानी से लोगों से घुल मिल नहीं पाता हूँ। एक तरीके से हॉबिन की इन बातों को आप मेरे दिल से निकली हुई बातें भी मान सकते हो। मुझे भी ऐसे इवेंट वगैरह में जाना पसंद नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ रियल लाइफ में। खैर इतने में ही ये लोग देखते हैं कोने में वेंगक पड़ा हुआ है। वेंगक को देख के ये तीनों भालू वाली फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं जो सैम डैक ने हॉबिन को सिखाई थी। और हॉबिन छोटी छोटी गप्पे मार रहा होता है कि मुनशोंग और टेहुन भी यहाँ पे आने वाले हैं, वो जल्दी यहाँ पे आते ही होंगे ताकि वेंगक इनको मारे ना। लेकिन जब ये लोग ध्यान से देखते हैं तो वेंगक तो खुद इनको जख्मी लग रहा है अभी और वेंगक इनको कहता है, हाउ टू फाइट, मैं तुम्हें शोंगजुन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें पता होनी ही चाहिए। मैं अब ऐसे नहीं दिखा सकता जैसे मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मुझे लगता है मुझे तुम्हें इस बारे में बता देना चाहिए। ये लो, इसे अच्छे से देखना। ये कह के वेंगक ने इसको एक पेन ड्राइव दी होती है जिसमें शायद से शोंगजुन के काले कारनामे होंगे। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे हॉबिन ने अपना तमाशा शुरू कर दिया होता है। बहुत सारे लोगों के सामने वो शोंगजुन की तरफ उंगली उठा के कहता है, ये 5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर शोंगजुन, इसके काले कारनामे आज मैं आप सबको बताऊंगा। इसका असली नाम बेक शोंगजुन है। इसने अपने काफी सारे सब्सक्राइबर्स का बेवकूफ बनाया है खुद को अच्छा दिखा के। होस्ट बहुत हैरान होती है और शोंगजुन को ही बोल रही होती है आखिर ये क्या चल रहा है यहाँ पे। शोंगजुन भी एक बहुत ज्यादा
डरावनी सी स्माइल के साथ हॉबिन को कहता है, हॉबिन तू ये क्या कर रहा है, क्या मुझे बताएगा? लेकिन हॉबिन अब भी बकना बंद नहीं करता और कहता है, मैंने सड़क के किनारे आज एक बंदे को पड़ा हुआ देखा जिसको काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। जब मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया उसे किसी ऐसे ने मारा है जिसके ऊपर उसने काफी ज्यादा यकीन करा था। उसने उस इंसान को बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह फॉलो करा था, लेकिन फिर भी उसे धोखा मिला। और शोंगजुन के चेहरे में आप सबने एक निशान देखा होगा जो उसने कहा था कि उसके कुत्ते ने मारा है, और उसका कुत्ता ही चाहता है कि मैं इसके सारे काले कारनामे आप सबके सामने रख दूं। ये कहते हुए हॉबिन के हाथ में एक कॉपी भी होती है जिसमें शायद शोंगजुन के काले कारनामे होंगे। सबके लिए चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुकी होती है। हॉबिन अब भी बके जा रहा होता है, मैं किसी भी इंसाफ के लिए ये चीजें नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे किसी से बदला लेना है। इस यूट्यूबर शोंगजुन ने किसी को धोखा दिया है, उसके लिए मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। बात बस इतनी सी है, ये एक बहुत बेकार इंसान है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है शोंगजुन कि आगे चल के तुम मुझे छोड़ो उससे पहले मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे मन में हमेशा ये बात चलती थी, एक 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर का पर्दाफाश करके मेरे सब्सक्राइबर 5 लाख हो गए, लेकिन अगर मैं तुम्हारे काले कारनामे सबके सामने ले आऊंगा, तुम्हारे सब्सक्राइबर 5 मिलियन है, तो फिर मेरे सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे? ये कहते इसका सर का मेंढक फाइनली शाइन करने लगता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं वो पुराना सीन जब वैंगक हॉबिन लोगों को शोंगजुन के बारे में बता रहा था। वैंगक बताता है जब वो खून के इल्जाम में जुवेनाइल प्रिजन गया था तो वो जुवेनाइल प्रिजन उसके लिए एक नर्क की तरह थी। उसकी माँ ने उसे कहा तो था कि जैसे तैसे जिंदा रहना, लेकिन वहाँ जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि हर रोज उसे वहाँ के कैदी मारा करते थे और वहाँ पे सरवाइव करने का बस एक यही रास्ता था कि बाकी लोगों को मारा जाए। और ये बात जुवेनाइल प्रिजन के अंदर वैंगक को समझाई थी शोंगजुन ने। शोंगजुन भी पहले जेल में था, ये सुन के हॉबिन लोग हैरान होते हैं। वैंगक बताता है जेल से छूटने के बाद दूसरे यूट्यूबर्स को कैसे टारगेट करना है, वो चीज शोंगजुन ने ही इसको सिखाई थी। वैंगक ने शोंगजुन को अपना सगा भाई माना था, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने शोंगजुन को अपना भगवान मान लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी शोंगजुन ने उसको धोखा दे दिया। इसलिए अभी शोंगजुन के काले कारनामों की पेन ड्राइव हॉबिन को देते हुए वैंगक कहता है, इसमें वो सारे सबूत है जो मैंने आज तक जमा करे हैं। इतनी जानकारी शोंगजुन को धप्पा करने के लिए तुम्हारे लिए काफी होनी चाहिए। मैं शोंगजुन का शिकार करने का मौका तुम्हें देता हूँ। हॉबिन कहता है, आखिर मैं एक 5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर का सच सामने क्यों लेके आऊँ? तुम भी तो एक गलत इंसान हो, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन क्यों करूं? तुम्हें शोंगजुन ने धोखा दे दिया, इसलिए बस अब तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, इसलिए मुझसे ये सब बोल रहे हो। सच बताऊं, अगर शोंगजुन बुरा है तो मेरे लिए तुम उससे भी ज्यादा बुरे हो। मैं तुम्हारी वजह से शोंगजुन के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। चलो दोस्तों यहाँ से चलते हैं। ये कह के ये तीनों भालू की तरह यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे हॉबिन काफी सारे लोगों के सामने शोंगजुन का भांडा फोड़ रहा था और वैंगक हॉबिन की लाइव स्ट्रीम देख के खुश होता है, ये सोच के कि हॉबिन सच में अच्छा इंसान है। लेकिन हान ग्योल बगल से चिल्ला रही होती है, भैया इनकी लाइव स्ट्रीम मत देखो, इनके व्यूज बढ़ जाएंगे, इनके व्यूज नहीं बढ़ने चाहिए। ये पगली तो शोंगजुन का हाथ भी काट रही होती है ताकि वो लाइव स्ट्रीम देखना बंद कर दे। ये अलग ही नशे में रहती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बेचारी को दुनियादारी नहीं आती। हम वापस से हॉबिन वाले सीन में जाते हैं जहाँ पे हॉबिन अब भी चिल्ला के बोल रहा होता है, मुझे ये यूएसबी एक अननोन यूट्यूबर ने दी है। इसे देखने के बाद मैं भी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि मुझे पता चला मैं भी शोंगजुन का शिकार हुआ हूँ। आप सबको वो टाइम तो याद होगा जब मेरे चैनल पे येलो फ्लैग आ गया था जिसका असली मास्टरमाइंड वन पंच टीवी था, लेकिन रियलिटी में ना वो वन पंच टीवी था ना ही फाइटिंग वर्ट्यूज था। वो दोनों तो बस असली दुश्मन के एक प्यादे थे। असल में जिसने मेरे चैनल के ऊपर झूठी रिपोर्ट्स पढ़वाई थी वो शोंगजुन था, इसलिए आज के बाद इसके साथ मेरा उठना बैठना बंद। ये सब सुन के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं हैरान होते हैं, उन्हें हॉबिन की बात पे यकीन नहीं हो रहा होता। काफी सारे लोग तो होस्ट को ये बोल रहे होते हैं कि इस अवार्ड सेरेमनी में आखिर ये चल क्या रहा है, इस हाउ टू फाइट चैनल वालों को यहाँ से उठा के बाहर फेंको, ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं ताकि इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, इनके व्यूज बढ़ जाएं। वैसे हॉबिन इस चीज से ये चाह ही रहा होता है कि उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, इसलिए दोबारा से चिल्ला के कहता है, जिन लोगों को मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है मेरे पास इसके सबूत भी हैं। इससे पहले कि हॉबिन शोंगजुन के खिलाफ सारे सबूत यहाँ पब्लिकली दिखाता, शोंगजुन खेल देता है एक मास्टर स्ट्रोक और कहता है, हॉबिन मैं अब अपनी हंसी रोक नहीं पाऊंगा, माफ करना हॉबिन, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अबे लेकिन तू बोल क्या रहा है? ये हॉबिन के दोनों हाथ पकड़ के कहता है, तू नहीं मुझे पहले कहा था ना कि हमें यहाँ पे प्रैंक करना है और तेरा टाइटल होने वाला था शोंगजुन के साथ प्रैंक करके उसको पागल कर देना। और अब लोगों को समझ आता है, सारी ऑडियंस को समझ आता है ये तो एक प्रैंक था, लेकिन असल में ये एक प्रैंक था नहीं। इसलिए हॉबिन कहता है, क्या तुम बोलना चाह रहे हो ये एक प्रैंक था? लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करता, ये सब कुछ सच था। कम ऑन हॉबिन, अब बस भी करो, मुझे हंसी आ गई जिस वजह से हमारा प्रैंक खराब हो चुका है। अब ये हॉबिन के हाथ अभी इतनी तेज से दबा रहा होता है कि उसके दर्द हो जाए और अब भी बोल रहा होता है, चलो भी हॉबिन, हमें ही अपना प्रैंक अब किसी और दिन करना होगा। मुझे लगता है इस बार हम ये ठीक से कर नहीं पाए, हमसे कुछ गलती हो गई। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था इस कंटेंट की वजह से लोग तुम्हें नफरत कर सकते हैं। अभी सच में यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं शोंगजुन की ही तरफ होते हैं और हॉबिन को पागल समझ रहे होते हैं। यहाँ तक कि हॉबिन की जो ऑडियंस होती है वो भी कुछ ऐसा ही सोच रही होती है। हॉबिन के सामने जो काफी सारे लोग होते हैं, हॉबिन फिर भी उनको समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, हे गाइस, ऐसा कुछ नहीं है,
ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, मैं तो सच में इसके काले कारनामे सबके सामने लाना चाहता था। अभी हॉबिन की ऑडियंस खुद कमेंट में बोल रही होती है, भाई बस कर, अब प्रैंक खत्म कर। और यहाँ पे जितने भी लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं वो भी सब कहते हैं कि मतलब इसने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए करा। सबको शोंगजुन के ऊपर पूरा यकीन होता है, हॉबिन की बाजी उस पर उल्टी पड़ चुकी होती है, क्योंकि शोंगजुन सबके सामने एक अच्छा इंसान है, इसलिए हॉबिन की बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा होता, उसे सीरियसली ही नहीं ले रहा होता। इतने में शोंगजुन इतने सारे लोगों के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है, इस सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। हॉबिन अब भी सबको बोलने की कोशिश कर रहा होता है, ये कोई प्रैंक नहीं है, मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा कोई। पर स्नैपर उसको रोक लेता है और कहता है, अब बस कर, क्योंकि अगर हमने ये चीज आगे करी तो लोग हमें और ज्यादा नफरत करेंगे। शोंगजुन होस्ट से भी माफी मांगता है और हॉबिन लोगों को समझ आ चुका होता है, एक 5 बिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को टारगेट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि ऐसे यूट्यूबर्स के साथ 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट है। हॉबिन लोग निराश होकर यहाँ से जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं अगली बार दोबारा टारगेट बनाएंगे इसको। इतने में शोंगजुन हॉबिन के पीछे से आके कहता है, हॉबिन कहाँ जा रहा है, तुझसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। इसके बाद ये लेके जाता है हॉबिन लोगों को अपने अड्डे में और चाकू की शार्पनेस को देखते हुए इनको कहता है, तो सही समझा हॉबिन, युनशु और वैंगक दोनों मेरे ही बंदे थे। मैंने सोचा था मैं सारी बातें हॉबिन को बता दूंगा, लेकिन ये बात वैंगक ने हॉबिन को पहले बता दी। लेकिन क्या इस वजह से तू मुझे अपना दुश्मन बनाएगा? आखिर साला वो था कौन जिसने तुझे ये करने का आइडिया दिया? क्या तू मुझे बताएगा तुम में से किसका आइडिया था? दरअसल ये प्लान इन तीनों ने मिलके बनाया था और प्लान बनाते वक्त भी ये ज्यादा बातें तो खाने पीने की कर रहे थे। हॉबिन शोंगजुन को बताता है ये इन तीनों का प्लान था, लेकिन आगे से ये लोग ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेंगे और तीनों बिल्कुल बेवकूफों की तरह यहाँ से जाने लगते हैं। और ये चीज से मुझे हेरा फेरी मूवी का एक सीन याद आ गया, जब वो तोतला सेठ से मिलने गए थे। उसी टाइम की तरह यहाँ पे तोतला सेठ के बंदे भी आने वाले हैं, लेकिन जब ये यहाँ से जा रहे होता है तो शोंगजुन कहता है, हॉबिन ऐसी 2 चीजें हैं जो मैं कभी माफ नहीं करता। पहला, मैं उसको कभी माफ नहीं करता जो मुझे चाकू घोंपने की कोशिश करता है, और दूसरा वो जो मुझे चाकू घोंप देता है। और इतने में ही शोंगजुन के लौंडे यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, यानी कि बाकी के यूट्यूबर्स जो हॉबिन लोगों का रास्ता रोक के खड़े होते हैं, जिनमें से एक है यूट्यूबर 244, दूसरा यूट्यूबर ऑल इन वन। और शोंगजुन हॉबिन को बोल रहा होता है, तूने मेरी पीठ पीछे वार करा है, तुझे क्या लगा था मैं तुझे जाने दूंगा? 244 हॉबिन लोगों को ठीक से कमरे के अंदर ला रहा होता है ताकि ये भाग ना सके, लेकिन स्नैपर की मस्ती अब भी खत्म नहीं हो रही होती और कहता है, अरे जरा यार एक कॉल आ गया था, मुझे कुछ काम है। और शोंगजुन हल्का से यहाँ से साइड जा रहा होता है और हॉबिन को कहता है, अब हम तेरा चैनल डिलीट कर देंगे। इसलिए हॉबिन फटाफट से किसी को कॉल मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे एक और यूट्यूबर होता है जी युन वू नाम का। वो अपने फादर से कॉल पे बात करते करते हॉबिन के हाथ से उसका फोन छीन लेता है और फादर से कॉल पे कहता है, माफ करना लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। जी फादर, मैं बाहर आ रखा हूँ बस कुछ काम से, बस घर आके जल्दी ही पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद ये देखता है कि हॉबिन पुलिस को कॉल नहीं मिला रहा था, और जिसको शायद हॉबिन ने कॉल मिलाई थी उस तक हॉबिन का मैसेज पहुंच भी चुका था, क्योंकि टेहुन भागता हुआ यहाँ पे आ चुका होता है, जो कि हाँफ रहा होता है। टेहुन सबसे पहले ली युन वू के पास आता है और कहता है, भागते भागते मेरी सांस फूल गई, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो एक गे जैसा दिखने वाला बंदा है। अभी होंग मांगी भी यहाँ पे आ जाता है, जो ऑल इन वन के सामने खड़ा होता है और कहता है, अच्छा हुआ दरवाजा खुला था, क्योंकि अगर वो खुला ना होता तो मैं उसको तोड़ देता। यूट्यूबर 244 मस्त करके देख रहा होता है और कहता है, ये नजारा तो काफी कम देखने को मिलता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? शोंगजुन भी हॉबिन से पूछता है, आखिर बात क्या है, ये लोग कैसे आगे इधर? हॉबिन कहता है, शोंगजुन के पास जो है वो काफी ज्यादा कूल है, इसलिए हमने सोचा हम भी एक ऐसा ही बनाएं। आज से और अभी से हॉबिन के पास भी अपनी कंपनी है। ये सुनकर शोंगजुन और उसके साथ के बंदे हैरान हो जाते हैं कि हमारी ही XJ कंपनी की तरह इसकी भी अब एक अपनी कंपनी है। इतने में रूमी भी यहाँ पे आ जाती है, जिसकी लाइव स्ट्रीम ऑन होती है और वो यहाँ पे काफी सारे यूट्यूबर्स को एक साथ दिखा रही है। हॉबिन इसके बाद बहुत ही जोश में अपनी कंपनी के एक एक यूट्यूबर, एक एक मेंबर का इंट्रोडक्शन देता है। ये काफी जोश भरा इंट्रोडक्शन था सबके लिए, लेकिन हॉबिन के अलावा उसके साथ के सारे बंदों को खुद अभी पता चलता है कि वो इसकी कंपनी का हिस्सा है और इसने कोई कंपनी भी बना दी। लेकिन शोंगजुन का ध्यान अभी यहाँ पे यू रूमी की लाइव स्ट्रीम में होता है, क्योंकि यहाँ पे वो फाइट नहीं कर सकता लाइव स्ट्रीम में, इसलिए बहुत ही प्यार से हॉबिन लोगों को कहता है, तो चलो अब किसी और दिन मिलेंगे। रूमी की ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा होता इतने सारे यूट्यूबर्स एक साथ क्या कर रहे थे, क्या ये लोग दोस्त हैं आपस में या फिर कुछ और बात है। लेकिन इसके अगले सीन में हॉबिन के साथ के जितने भी लोग होते हैं उसको रस्सियों से बांध देते हैं, क्योंकि हॉबिन ने एक कंपनी बना ली, वो झूठ बोल रहा था और इनको तो बताया नहीं हॉबिन ने इसके बारे में। हॉबिन को समझ नहीं आता कि अब इनको कैसे समझाए, इसलिए कहता है, अरे वो तो मजाक था, मैं तो मजाक कर रहा था। हॉबिन की इस बात पे इसके साथ के लोग इसको लतिया देते हैं बहुत ही बढ़िया करके। रूमी और बत्तख लोग जब इसके लात मार रहे थे तो उनको कोई आइडिया नहीं था आखिर ये कंपनी की बात कर ही क्यों रहा था। और हॉबिन को ऐसा पिटता देख टेहुन कहता है, ये पता नहीं क्यों मुझे एक हरामजादे की तरह लग रहा है, एक बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हरामजादा। दूसरी तरफ हॉबिन की अब भी लातें पड़ी जा रही होती है और उससे पूछा जा रहा होता है, तूने वो कंपनी वाली बात वहाँ पे करी ही क्यों और हमें क्यों नहीं बताया कुछ। लेकिन वो सारे लातें मारना तब रोक देते हैं जब हॉबिन कहता है, वो मेरा
पीछा कर रही है, गरीबी मेरा पीछा कर रही है। हॉबिन ने ऐसा क्यों कहा, ये जानने के लिए हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, हॉबिन की मदर अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है और डिस्चार्ज होने के कुछ दिन बाद ही हॉबिन की मदर अब जॉब में जा रही है। हॉबिन से बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बीमार माँ जो अभी अभी डिस्चार्ज हुई है हॉस्पिटल से, वो काम करे, इसलिए कहता है अपनी मदर को, नहीं मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती, आपने सुना नहीं था क्या, डॉक्टर ने आपको क्या कहा था, आप अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हो, आपको रेस्ट करना चाहिए। हॉबिन की मदर फिर भी प्यार से बार बार बोले जा रही होती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, रहने दो, मैं काम कर लूंगी। हॉबिन फिर भी चिल्ला के बोल रहा होता है, आपके शरीर का थोड़ा सा दर्द क्या खत्म हुआ, आप तो सीधा काम में जाने लग गए हो, आपको इन सारी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसे मैं कमा लूंगा, आपने देखा है ना मेरे पैसे कमाने की एबिलिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। हाँ मेरा बेटा सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और नहीं तो क्या, आपने देखा नहीं था कि हॉस्पिटल के सारे बिल मैंने भरे थे और जितनी भी हम पे उधारी थी वो भी मैंने चुकाई। आपको पता है ना मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब से काफी सारे पैसे कमाता हूँ, इसलिए आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है मॉम। हॉबिन के मन में यही बातें चल रही होती है कि आखिर मेरी मॉम को काम करने की क्या जरूरत है, मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। लेकिन हॉबिन की मदर अपने पुराने से शूज पहनते हुए कहती है, हॉबिन अगर तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब चले जाएगी फिर क्या करोगे? अगर तुम्हारी जॉब ये है कि तुम्हें लोगों को नई चीजें दिखानी है, लेकिन जिस दिन तुम पे नई कमाल की चीजें नहीं बची दिखाने को, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। दुनिया में ऐसे काफी सारे केसेस हैं जब अचानक से ही किसी का काम रुक जाता है या फिर कोई मर जाता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बेटे का काम भी रुक सकता है ना। बेटा तुम्हें अभी ग्रेजुएट होना है, इसलिए तुम कॉलेज जाया करो, तब तक मॉम कोशिश करेगी कि बाहर जाके थोड़े पैसे कमा सके। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। ये सुन के हॉबिन को फाइनली समझ आता है कि उसकी मदर अब भी पैसे कमाने क्यों जा रही है, क्योंकि उन्हें चिंता है, वो सिर्फ हॉबिन के लिए कर रही है। अगर कल के दिन हॉबिन की जॉब नहीं हुई तो हॉबिन क्या करेगा? हॉबिन को भी ये रियलाइज हो चुका होता है हॉबिन यूट्यूब के बिना कुछ नहीं है, इसलिए अब उसे अपना काम और ज्यादा मेहनत से करना पड़ेगा। और यार सच में एज अ सन, एज अ बेटा, ये एक बेटे के लिए सबसे ज्यादा दुख भरी बात होती है कि उसकी माँ को कोई भी तकलीफ हो, ये उसका बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसे ही माँ का कोई बेटा इस वीडियो को देख रहा है तो याद रखना, अगर तुम कभी जाने अनजाने में भी किसी को परेशान करो तो जिसको तुमने परेशान करा है वो भी किसी का बेटा या फिर बेटी है। खैर अपनी मदर वाली बात हॉबिन अपने साथ के लोगों को बताता है और बताता है, इसी वजह से अब मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं, इसलिए मैं अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे कमा के मैं खुशी को ढूंढ ही लूंगा। इसलिए मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे साथ कंपनी बना लो। ये कंपनी बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, हम सबको बस साथ में मिलकर काम करना है और कुछ नहीं। रूमी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए हिचकिचा रही होती है, लेकिन जैसे ही हॉबिन कहता है कि हम प्रॉफिट 5:5 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, तो स्नैपर बड़े ही प्यार से मान जाता है कंपनी में शामिल होने के लिए। मतलब जब हॉबिन ने पहली बार अपना काम स्टार्ट करा था तब भी स्नैपर उसके साथ था, और आज कंपनी स्टार्ट करने में भी सबसे पहला बंदा यही उसके साथ है, इसलिए अगल बगल वालों को भी लग रहा होता है कि ये बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद ग्योल भी नाचते नाचते मान जाती है। भले ही ग्योल कंपनी की वजह से काफी ज्यादा बिजी हो जाएगी, लेकिन वैसे भी ग्योल अकेले रहा करती थी, इसलिए उसे ये करने में अच्छा लगेगा, इसलिए मान जाती है। यानी कि इनकी कंपनी में 3 लोग हो चुके हैं और तीनों के तीनों नाच रहे होते हैं। रूमी भी अपना दिमाग लगाती है कि एक्सजे कंपनी अभी यूट्यूब पे राज कर रही है, इसलिए मुझे भी किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी से मिल जाना चाहिए। मतलब वही बात है, एक से भले दो, वो बात है रूमी के मन में। हालांकि रूमी की कुछ कंडीशंस होने वाली हैं, लेकिन रूमी भी ज्वाइन कर लेती है। और रूमी ने ज्वाइन करा है तो होंग मांगी तो उसका दीवाना है ही, वो भी ज्वाइन कर लेता है। और अब ये सारे के सारे साथ में नाच रहे होते हैं। और अब इन सबकी नजर होती है टेहुन के ऊपर जो बगल में बुक पढ़ रहा है। इसलिए टेहुन इन सबको कहता है, अपनी नजरें कहीं और कर लो, नहीं तो तुम सबकी आंखें बाहर निकाल लूंगा। पर हॉबिन लोग उससे कहते हैं, अगर तुझे ज्वाइन नहीं करना था तो तू अब तक यहाँ पे रुका क्यों है? और हॉबिन की एक कॉल पे वहाँ पे भागता भागता क्यों आ गया था? और क्या तेरे कोई और दोस्त नहीं है जो तू हमारे साथ है यहाँ पे? लेकिन ये चीजें टेहुन को अपने साथ मिलाने के लिए काम नहीं आ रही होती, इसलिए स्नैपर हॉबिन को कहता है, ओए मुझे पता चल चुका है कि टेहुन को अपने साथ कैसे मिलाना है। इसके बाद स्नैपर टेहुन के कान के पास जाके कुछ खुसुर फुसुर करता है। हमें नहीं पता कि उसने टेहुन को क्या बोला, लेकिन टेहुन इसके बाद हॉबिन के सर पर अपना हाथ रखता है और कहता है, ठीक है मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और हॉबिन को ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा होता है कि स्नैपर ने उसको बेच दिया और टेहुन ने ही उसको खरीदा है, ऐसा कुछ। और क्योंकि अब ये लोग एक कंपनी बन चुके हैं, इसलिए होंग मांगी टेहुन को कहता है, शियोंग टेहुन तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अबे चुप कर सुअर। खैर इनकी कंपनी तो शुरू हो चुकी होती है, लेकिन ग्योल कहती है कंपनी का नाम यो हॉबिन कंपनी क्यों है, ग्योल कंपनी रख लो ना। रूमी कहती है, रहने दे, बहुत बेकार हो जाएगा ये। खैर एक्सजे कंपनी के खिलाफ इन्होंने अपनी कंपनी खोल दी होती है और इनकी कंपनी बन चुकी है। इसकी वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी होती है, जिसे देख के शोंगजुन का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है,
इन सालों के लिए ये मजाक बन चुका है। इसके अगले सीन में हॉबिन बोमी को भी जाके बताता है कि वो एक कंपनी का बॉस है। हॉबिन अभी खुद को इतना हाई महसूस कर रहा होता है जैसे इलॉन मस्क भी इससे पैसे उधार लेता होगा, और बोमी को बोल रहा होता है सिर्फ 18 साल की उम्र में मैं एक बॉस बन गया कंपनी का। लेकिन बोमी, तुम इतना भी ज्यादा हैरान मत हो जाओ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें सुन के ये हैरानी हुई होगी, लेकिन देखो इतना भी मत सोचो, मतलब वो तो मैं हूँ इसलिए बन गया। लेकिन बोमी हैरान नहीं हुई होती, बल्कि अपने मन में इसको देख के बोल रही होती है, इस हरामजादे को लगता है इसने कोई तोप मार दी। लेकिन हॉबिन अब भी बोल रहा होता है, अरे बोमी, तुम अब मुझे ऐसे भी मत देखो, मैं भी एक इंसान हूँ। माना कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन इसके बाद ये दोनों चलते चलते ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, और बोमी हॉबिन को बताती है कि बोमी के स्कूल में भी एक फेमस यूट्यूबर है जिसका नाम है यन वू, यानी कि वही बंदा जो XJ कंपनी का एक मेंबर है। हॉबिन ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो बंदा बोमी के स्कूल में पढ़ता है, और बोमी अपनी बात पूरी करके अपने घर को निकल लेती है। हॉबिन दूर से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बोमी, तुम कभी मुझे अपने घर में क्यों लेकर नहीं जाती? कभी दिखाया भी नहीं तुमने अपना घर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बोमी इसको अपना घर दिखाना चाहती है। यार, बोमी जा चुकी होती है। हॉबिन हैरान होता है कि जिनवू इसके स्कूल का है, और हॉबिन सड़क में चलते चलते खुद से बोल रहा होता है कि काश वो यनवू का स्कूल छोड़ दे। साथ ही में कैसे हॉबिन दोबारा से सोंगजुन को टारगेट कर सकता है जो तरीका काम आए, और वो सोंगजुन का भांडा सबके सामने फोड़ पाए, इस बारे में सोच रहा होता है। लेकिन सड़क में चलते चलते ही हॉबिन के मुंह पे कोई थैला डाल देता है। एक तरीके से हॉबिन को यहाँ पे किडनैप करा जा रहा होता है, लेकिन हॉबिन को लगता है ये कोई प्रैंक है, इसलिए कहता है, हे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी तरीके की वीडियो बना रहे हो अपने बॉस के साथ? खैर, अपने एम्प्लॉयज को मैं ऐसी मस्ती करने से रोक भी नहीं सकता। वैसे तुमने जो मुझे ऐसे कुर्सी से बांध के रखा है काफी ज्यादा मजेदार है, लेकिन देखो मुझे पता है ये एक प्रैंक है, इसलिए जल्दी से मेरे हाथ खोल दो। मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे लगता है सब्सक्राइबर्स को ये पसंद नहीं आएगा। हॉबिन कुर्सी में बैठे बैठे खुद को थोड़ा हिलाता है, उसका थैला सर से गिर जाता है जमीन में, और जो चीज वो अपनी आंखों के सामने देखता है उसको देख के हैरान होता है। यहाँ पे काफी सारी मोमबत्तियां जल रही होती है, और वो एक कमरे के अंदर है, अंधेरे से। मोमबत्तियों के साथ यहाँ पे डॉग कॉलर और हथकड़ियां भी हैं, जिसे देख के मुझे लगा था कि इसको किसी मीठे ने पकड़ लिया है। हॉबिन अब भी सोच रहा होता है कि उसके साथ कोई प्रैंक हो रहा है, लेकिन जब वो यहाँ पे पहने पहने से हथियार देखता है कुछ खतरनाक से, उसके होश उड़ जाते हैं, और फिर उसकी नजर पड़ती है एक नंगे आदमी में जो सिर्फ अंडरवियर में है। इस नंगे की बॉडी काफी बढ़िया होती है, और हॉबिन को घबराहट इस बात की होती है कि इसकी नीयत घटिया ना हो। ये नंगे ने एक आई मास्क पहना होता है, और हॉबिन को कहता है, नाइस टू मीट यू छोटे लड़के, मुझे माफ करना तुम्हें इस तरीके से इनवाइट करने के लिए, तुम कुछ गलत मत समझना, लेकिन मैं बस ये पूछ रहा हूँ तुम्हारी जो फाइटिंग टेक्निक्स है वो तुमने कहाँ से सीखी? मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। और यार ऑब्वियसली देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके सामने कोई मीठा खड़ा है और अब हॉबिन की इज्जत खतरे में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मीठा मीठा नहीं चटपटा है। मतलब मेरा मतलब यह है लोगन ग्रासी, यानी कि मुनशोंग का कोच, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर है, और हॉबिन की टेक्निक्स देख के काफी इम्प्रेस हुआ है। खैर गाइस, ये वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और माफ करना पर्सनल लाइफ में मैं काफी ज्यादा बिजी था, इस वजह से ये वीडियो काफी ज्यादा लेट हुई है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करता रहूं। खैर गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।